तो टाटा म्यूचुअल फंड हाउस जो है एक नया एनएफओ लेकर आ रहा है। कौन सा ये फंड, क्या है, तमाम चीज़ें से इसकी जानकारी के लिए देने के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज कौन सा टाटा का फंड है जो नया फंड आया, एनएफओ आ रहा है, और तमाम तरह की डिटेल्स साझा कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल हर्ष, टाटा म्यूचुअल फंड हाउस एक नया एनएफओ लेकर आया हुआ है। अगर फंड हाउस की पहले अगर बात कर लें तो करीब 30 साल पुराना ये फंड हाउस है और 2.25 लाख करोड़ रुपए का इसका एयूएम है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो नई स्कीम ये लेकर आया हुआ है वो है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। अगर इसके बेसिक नेचर को अगर समझे तो फिर निफ्टी मिड कैप 150 में जितनी भी कंपनियां शामिल होती हैं उसमें फंड हाउस कोशिश करता है कि उसी वेटेज में एक तरह से उसमें निवेश करे जैसे कि इंडेक्स में कंपनियों को वेटेज दिया जाता है। इससे कि निवेशकों को जो रिटर्न मिलेगा वो इंडेक्स जितना ही रिटर्न मिलेगा, और उसके अलावा अगर उसकी बात की जाए तो फिर ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा उसमें एक तरह से रिटर्न मिलेगा, इंडेक्स जितना ही रिटर्न देने की एक तरह से कोशिश होती है। वहीं कोई एक्टिव मैनेजमेंट इसमें शामिल नहीं होता है, तो एक तरह से ये पैसिव फंड भी कहलाए जाते हैं। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स होगा, यानी कि जैसे कि बोला कि निफ्टी मिड कैप 150 जो इंडेक्स है उसी के परफॉर्मेंस को एक तरह से रेप्लिकेट करेगा, उसी को ये एक तरह से कॉपी करने की कोशिश करेगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 2 जून से ये खुल चुका है, यानी कि आज से लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। 16 जून तक ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 19 जून तक इसमें अलॉटमेंट मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 5,000 रुपये का मिनिमम इसमें निवेश है और 100 रुपये की जो है इसमें आप SIP भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड 0.25% रहेगा अगर 15 दिन से पहले इसको रिडीम या स्विच करने की कोशिश की जाती है। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो इसमें कपिल मेनन है जो कि टाटा म्यूचुअल फंड हाउस से ही साल 2006 से जुड़े हुए हैं और करीब 5 स्कीम्स को ये मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा हैं राकेश प्रजापति जो कि इससे पहले ICICI, JM फाइनेंशियल और Edelweiss के साथ काम कर चुके हैं। अब ज़रा कुछ ऐसे ही निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के कुछ फंड्स के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं जो कि पिछले 3 साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं। तो उसको भी हम लोग लेकर आते हैं। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, मोतीलाल ओसवाल ने करीब 27.33% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज। इसके अलावा आदित्य बिरला ने भी 27.20% का, निपॉन इंडिया ने 27.09% का, नवी निफ्टी ने 27.01% का और ICICI प्रूडेंशियल ने 26.97% का रिटर्न एक तरह से 3 साल में दिया है। यानी करीब 27% के आसपास इन फंड्स ने एक तरह से रिटर्न दिया है एनुअलाइज। तो ये है पूरा डिटेल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को लेके, निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड को लेके। बिल्कुल अभिषेक, और बहुत अच्छे से आपने समझाया, तमाम तरह की डिटेल्स आपने साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सर, आपसे एक सवाल अब यहाँ पर ये बनता है कि एक तो देखिए ट्रस्टेड नेम हो गया टाटा का सर, दूसरा हो गया मिड कैप कि अगर हम लोग बात करें फंड्स की, यहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स की बात करें, क्योंकि अमूमन यही माना जाता है कि स्मॉल कैप से तो बेहतर मिड कैप ही है, वॉलेटिलिटी कम है और इनमें यहाँ पर क्या है कि लार्ज कैप बनने की क्षमता ज़्यादा दिखती है यहाँ पर। तो आपके हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं इस फंड को, और क्या निवेश की सलाह रहेगी या नहीं रहेगी सर? जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक जी को बधाई, बहुत अच्छे डेटा पॉइंट्स लेके आते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मुझे लगता है कि निवेशकों को लालच आ ही जाता है कि इसमें निवेश कर देना चाहिए। लेकिन हर्ष भाई, ये बहुत अच्छा स्पेस है। एक अच्छा इसलिए बोला कि आपने शायद अभी रिसेंटली ये बात बोल भी दी थी कि ये वो कंपनीज हैं जो मिड कैप तो हैं लेकिन इनका खुद का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा होता है, काफी डिसेंट साइज है इन कंपनीज का, और इनकी क्षमता होती है कि यहां से एक लार्ज कैप स्पेस में ये मूव करने की क्षमता रखते हैं विद हाई ग्रोथ। तो होता क्या है कि जैसे आप 1 से लेके 100 कंपनियां जो है वो एज डिफाइंड बाय सेबी वो होगी लार्ज कैप कंपनीज, और 100 के बाद जो 101 से लेके 250 तक की होती है मिड कैप कंपनीज। उन 250 में लेके जो 101 से लेके 150 के बीच की जो ये कंपनियां हैं, ये थोड़ी सी लार्जर साइड ऑफ मिड कैप कंपनीज है, विच मींस कि ये कंपनीज ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, इनके बिजनेस मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, इनकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि ये वो कंपनीज हैं जहां पे आप थोड़ा सा फेल होने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि अगर आप एक स्टार्टअप या माइक्रो या स्मॉल कैप कंपनी देखें तो वो उसमें ग्रोथ भी बहुत हाई रहेगी बट उसमें रिस्क भी उतना अधिक रहेगा। ये जो 150 कंपनियों का स्पेस है, ये स्पेस ऐसा है जो बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है विद मोर स्टेबिलिटी एंड वेरी हाई ग्रोथ, क्योंकि यहीं से ही कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो निकल के निफ्टी के दायरे में आना शुरू हो जाती हैं, टॉप 100 में या टॉप 50 में। तो बहुत अच्छा स्पेस है, बहुत अच्छा ये कैटेगरी है जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए। लेकिन आपको यदि एक मिड कैप फंड में जाना है, आपने प्योर मिड कैप फंड नहीं लिया है, तो ये एक अच्छा स्पेस है जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हाउएवर ओवरबोर्ड जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपके जो 150 कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं आपके उस पोर्टफोलियो में भी रहेंगी। तो
मेरा ये समेशन ये रहेगा कि ये अच्छा फंड हाउस है। आपके स्पेस में, आपके पोर्टफोलियो में यदि मिड कैप ऐड करने का स्कोप है तो जरूर करें, बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। और जैसे अभिषेक जी ने बताया कि 27% का CAGR है, ये तो क्योंकि रिसेंट बुलरन की वजह से भी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो बहुत लिक्विडेटिव 27% है। लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म एवरेज मान के चले 10-15-20 साल का, तो भी ये आपका बेंचमार्क से बेटर रहेगा। मे बी ये 17-18% विल बी ए रियलिस्टिक नंबर जो आप जिसकी उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इसको थम्स अप है कि इस NFO में पैसा लगाया जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने तमाम तरह की जानकारी साझा करी। और ऐसे में क्योंकि सेक्टरल फंड पे चर्चा करनी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गई थी कि जीडीपी के आंकड़े आए थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट आंकड़े थे यहाँ पर। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, हर बार आपके साथ चर्चा करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, तमाम तरह की जानकारियाँ आपसे सीखने को मिलती है और हमारे व्यूअर्स को भी फ़ायदा पहुँचता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद हर्ष भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो आपने देखा कि जीडीपी डेटा ने ये तो साफ कर दिया कि भारत की इकोनॉमी तेज़ उतार चढ़ाव से गुजर रही है, लेकिन कुछ सेक्टर्स मजबूती से उभरे भी हैं। ऐसे जैसे कि अगर आप बात करें एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विस और कंजम्पशन, तो ये तमाम सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए यही सही समय है और सही सेक्टर पहचानने का, और साथ में आपको समझिए कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करने का भी। सिर्फ चालू रखिए लेकिन सेक्टर थीम पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। तो कैसा लगा शो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।